नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। कल हमने राष्ट्रपति के बारे में प्रारंभिक जानकारी अध्ययन की थी। आज हम राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव में विजयी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा जो हमने कल पढ़ा था कि कुल वैध मत बटा 2 + 1 अर्थात आधे प्लस 1 वोट जो उम्मीदवार प्राप्त करता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। मतदाता को एक मतपत्र या बैलेट पेपर इश्यू किया जाता है, वह करता है। उदाहरण ले लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, ए, बी, सी। प्रत्येक मतदाता एक वोट देगा, एक मतपत्र देगा, लेकिन उस मतपत्र पर वह अपनी वरीयता क्रम निर्धारित करेगा कि जितने वोटर होते हैं जितने उम्मीदवार होते हैं उतनी ही वरीयता एक मतदाता को देनी पड़ती है। तो हमने बताया कि 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, तो ए, बी, सी, तो प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र पर 3 वरीयता क्रमांक डालने होंगे। प्रथम वरीयता मतपत्र, सेकंड वरीयता और तृतीय वरीयता। इस प्रकार जब मतदान संपन्न होता है, मतदान के बाद जब मतगणना होती है तो मतगणना के अलग अलग चरण होते हैं कि प्रथम चरण में जब प्रथम चरण की काउंटिंग होती है, गिनती होती है, तो जैसे उदाहरण लिया कि 100 मतपत्रों का प्रयोग किया गया, 100 वोट पड़े, उम्मीदवार 3 थे, ए, बी, सी। ए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 45 मत मिले, बी उम्मीदवार को 30 मत मिले, सी उम्मीदवार को 25 मत मिले। तो सर्वप्रथम हम न्यूनतम कोटा निकाला तो टोटल मतपत्र 100 थे, 100/2 + 1 तो 51 हो गए कि विजयी उम्मीदवार को कम से कम 51 मतपत्र की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि ए को 45, बी को 30, सी को 25, तो किसी भी उम्मीदवार को 51 मतपत्र प्राप्त नहीं हुए। जब 51 मतपत्र प्राप्त नहीं हुए तो मतगणना का प्रथम चरण पूरा हो गया, किसी भी व्यक्ति को विजयी घोषित नहीं किया गया। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरे चरण में क्या होता है, जो उम्मीदवार प्रथम वरीयता मतपत्र सबसे कम प्राप्त करता है उसको चुनाव से हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, ए, बी, सी में सबसे कम सी ने मत प्राप्त किए 25, तो सी को हटा दिया जाएगा। सी ने प्रथम वरीयता के 25 मतपत्र प्राप्त किए। सी ने जो 25 प्रथम वरीयता के मतपत्र प्राप्त किए, सी के मतपत्रों को ए और बी में बांट दिया जाएगा। अब यहाँ सबसे ये जटिल प्रश्न है कि कौन से वोटों को बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दो, ए और बी और सी ने प्रथम वरीयता के ए ने 45 मत प्राप्त किए, बी ने 30 मत प्राप्त किए, सी ने 25 मत प्राप्त किए। यह प्रथम वरीयता मतपत्र है। अब हमने अगले चरण में क्या देखेंगे कि सी को उठा दिया। सी ने जो 25 प्रथम वरीयता मत प्राप्त किए थे, इन 25 में से ए और बी को द्वितीय मत प्राप्त करने वालों कितने मिले। तो सी के 25 वोटों को जब हमने देखा
तो मान लेते हैं कि सी के जो प्रथम वरीयता के 25 मतपत्र थे, उन मतपत्रों की द्वितीय श्रेणी हमने देखी तो ए को 15 और बी को 10 मतपत्र मिले। ए को 15 मतपत्र और बी को 10 मतपत्र मिले। द्वितीय वरीयता क्रमांक के सी के प्रथम वरीयता क्रमांक के 25 मतपत्र थे। इसी 25 मतपत्रों को हमने देखा तो ए को 15 मतपत्र मिले बी वरीयता में और बी को 10 मिले। अब इन वोटों को हमने क्या किया, इन मतपत्रों को, इन मतपत्रों को अपन ने क्या किया, ए को 15 और बी को 10 मतपत्र मिले द्वितीय वरीयता के। ए के 15 को 45 में जोड़ दिया तो ए के टोटल मतपत्र हो गए 60। बी के 10 मतपत्रों को बी की प्रथम वरीयता में जोड़ दिया 30 में तो बी के हो गए 40। हमें न्यूनतम कोटा निर्धारित किया था 51। तो द्वितीय चरण के द्वारा द्वितीय वरीयता के आधार पर हमने ए को विजय घोषित कर दिया। तो इसको एक बार दोबारा देखो। जब प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र देना होता है, एक वोट देना होता है, एक वोट के ऊपर वरीयता क्रमांक होते हैं। जितने उम्मीदवार चुनाव में होंगे उतने ही वरीयता क्रमांक होते हैं। यहाँ हमने 3 उम्मीदवार चुनाव में उतार रखे हैं, ए बी सी। तो प्रत्येक मतपत्र पर वरीयता क्रमांक भी 3 होंगे, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता। सर्वप्रथम प्रथम चरण में प्रथम वरीयता मतपत्रों को गिना जाता है। तो ए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता मतपत्र 45 मिले, बी को 30 मिले, सी को 25 मिले, जबकि हमने न्यूनतम कोटा निकाला था 51। तो प्रथम चरण में किसी भी उम्मीदवार को विजय घोषित नहीं करेंगे क्योंकि जीत के लिए 51 मतपत्रों की आवश्यकता थी। फिर हमने द्वितीय चरण में क्या किया, सबसे कम मतपत्र प्राप्त करने वाले को हटा देते हैं। तो सबसे कम मतपत्र सी ने प्राप्त किया, इसको हटा दिया चुनाव से। और इसने जो 25 प्रथम वरीयता मतपत्र प्राप्त किए थे तो इसके 25 वोटों को हमने देखा। इसके 25 वोटों पर द्वितीय मतपत्र वाली लिस्ट हमने देखी तो एक को 15 और बी को 10 मिले थे। तो इन वोटों को हमने ट्रांसफर कर दिया ए और बी के बीच। इसीलिए राष्ट्रपति की चुनाव जो प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अर्थात नीचे वाले के वोटों को हमने ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण कर दिया ऊपर वालों को। तो एक को 15 वोट स्थानांतरित कर दिए और बी को 10। तो एक के टोटल वोट हो गए 60 और बी के टोटल वोट हो गए 40। न्यूनतम कोटा हमने निर्धारित किया था 51। तो इस प्रकार द्वितीय चरण के आधार पर, द्वितीय वरीयता क्रमांक के आधार पर हमने ए उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में ऐसी विकट परिस्थिति एक बार ही उत्पन्न हुई थी। 1969 में 5वां राष्ट्रपति चुनाव था। उसमें वीवी गिरी जो द्वितीय वरीयता मतपत्रों के आधार पर ही इन्हें विजय घोषित किया गया था। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी व्यक्ति जब आवेदन करता है तो संसद के या विधानसभा के 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य ही उस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले होने चाहिए। वो विधानसभा और संसद के कोई भी हो सकते हैं। तो ये निश्चित है, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए 50 सदस्य न्यूनतम प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के आवेदन के समय जो जमानत राशि निर्धारित की गई है वो है 15,000 रुपये।
जब गणपूर्ति कोरम प्राप्त नहीं कर पाता कोई व्यक्ति तो उसकी 15,000 रुपये राशि जब्त कर ली जाती है। अगला है राष्ट्रपति अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में ये उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। संविधान इस संबंध में मौन है कि राष्ट्रपति को एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति चुना जाए, क्योंकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति चुना जा सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि चुनाव चुनने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दिवालिया पागल घोषित न हो, लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित होने वाली सभी योग्यताएं वो पूर्ण करता हो। इस प्रकार अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तों का भी निर्धारण किया गया है। उदाहरण ले लेते हैं, कोई व्यक्ति यदि वह संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, अगर वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह लड़ सकता है। जब वह राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है, उसी दिन से संसद या विधानमंडल की उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। कोई व्यक्ति जो लाभ का पद धारण कर रखा है, वह अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वह नहीं लड़ सकता। उदाहरण, राजनीतिक पद लाभ का पद नहीं होता, प्रशासनिक पद एक लाभ का पद होता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, ये जो लाभ के पद हैं, वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वह लड़ना चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र देके ही लड़ सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति वेतन भत्ता अधिनियम 1951 के तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है तथा राष्ट्रपति को एक आवास भी उपलब्ध करवाया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। भारत का नवनियुक्त राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ ग्रहण करता है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष वह उपस्थित होकर शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति पहले शपथ ग्रहण करता है, उसके बाद पद ग्रहण करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि पहले शपथ ग्रहण होता है या पद ग्रहण, तो पहले शपथ ग्रहण और उसके बाद में पद ग्रहण। राष्ट्रपति 2 प्रकार से शपथ ले सकता है, ईश्वर के प्रति और सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए देश की एकता, अखंडता, संविधान की रक्षा करना, लोक कल्याण के हित में वह अपनी शपथ ग्रहण करता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो याचिका सुप्रीम कोर्ट में या सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। आगे है महाभियोग की प्रक्रिया। भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया गया है। भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई गई है वह अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ बार बार प्रश्न पूछा जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग केवल एक ही शर्त पर लगाया जा सकता है, संविधान का अतिक्रमण। जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है।
कोई भी सदन, संसद का, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला सकता है, लेकिन कुल सदस्य का 1/4 सदस्य होने चाहिए। 1/4 सदस्य द्वारा लिखित प्रस्ताव 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाती है। उसके बाद उसी सदन में कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। जब एक सदन से प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने किसी व्यक्ति को भेज देता है और अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। दूसरे सदन द्वारा भी यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ता है। भारतीय इतिहास में अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ यह महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। सपोज करो, मान लो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे रहा है, उपराष्ट्रपति पद खाली है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व चुनाव होने आवश्यक होते हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रपति का पद अगर आकस्मिक, जैसे मृत्यु हो जाए, विदेश चले जाए या अपने पद से त्यागपत्र दे दे, अस्वस्थ हो जाए, तो आकस्मिक स्थिति में 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता। 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 72, इसमें न्यायिक शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के तहत किसी व्यक्ति की दंड को कम कर सकता है या सैनिक न्यायालय द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत इसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त की गई है, जो मुख्यतः 5 प्रकार से प्राप्त की गई है। नंबर 1, लघुकरण। राष्ट्रपति मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल सकता है अथवा सजा की प्रकृति को बदल सकता है। दूसरा, परिहार। 2 वर्ष के कठोर कारावास की जगह 1 वर्ष का सजा दे सकता है। नंबर 3, विराम। शारीरिक अपंगता या महिला की गर्भावस्था की स्थिति में विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी सजा को कम किया जा सकता है। परिविलंबन। जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को राष्ट्रपति द्वारा कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। नंबर 5, क्षमा। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः माफ या क्षमा भी कर सकता है। मारूराम बनाम भारत संघ विवाद 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 72 के तहत जो भी निर्णय लिया गया उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्या करता है, जब मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति या अपराधी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति को दया याचिका प्रस्तुत की जाती है, राष्ट्रपति उस दया याचिका को गृह मंत्रालय को सौंपता है। गृह मंत्रालय उस दया याचिका पर विचार विमर्श करके राष्ट्रपति को उसके संबंध में सलाह देता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है, वह अपने सहविवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।